नमस्कार। आज हम 3 बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। सबसे पहले चिकित्सा में जो हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है, उसे समझेंगे क्या खास है इसमें। फिर एक काफ़ी संवेदनशील विषय है दया मृत्यु या यूथेनेशिया। इस पर बात करेंगे कि इसके नियमों में सुधार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। सही। और आखिर में एक बहुत ही दुखद खबर पर नजर डालेंगे, जहां एक कफ सिरप की वजह से कुछ बच्चों की जान चली गई। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद है। तो हमारा इरादा है कि इन सभी विषयों की तह तक जाएं, उन्हें आसान भाषा में समझें और देखें कि इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है ना? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चिकित्सा में मिले नोबेल पुरस्कार से। ये जानना बड़ा रोचक होगा कि इसने विज्ञान की दुनिया में क्या नया दरवाजा खोला है। जरूर। तो इस साल का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन या फिजियोलॉजी में 3 वैज्ञानिकों को मिला है। मैरी ब्रिंको, फ्रेड रम्सन और सिमोन सगागुची। इनकी खोज हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, उससे जुड़ी हुई है। इम्यून सिस्टम, हाँ सुना तो है सबने इसके बारे में। मतलब शरीर की एक तरह की सेना है ना, जो बाहरी दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनसे लड़ती है। हाँ बिल्कुल। और इसी सेना में कुछ खास सिपाही होते हैं, टी सेल्स। टी सेल्स, हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ बाहरी हमलावरों को पहचानते हैं, बल्कि शरीर के अंदर जो कैंसर कोशिकाएं बनती है ना, उनको भी नष्ट करने में मदद करते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक पेंच है। कभी कभी क्या होता है कि ये टी सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मतलब वो अपने ही शरीर की अच्छी स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन समझ बैठते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। अरे हाँ, इसी स्थिति को ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइप 1 डायबिटीज, उसमें पैंक्रियाज पर हमला होता है। हाँ। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों पर हमला होता है। अच्छा, मतलब अपनी ही सेना बागी हो जाती है। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो वैज्ञानिक इसे समझ कैसे पाए कि ये होता क्यों है? यही समझने में सालों लग गए। देखिए, 90 के दशक तक ये तो पता था कि शरीर में एक थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस? हाँ, थाइमस ग्लैंड। वहाँ पर टी सेल्स की एक तरह से ट्रेनिंग होती है। उन्हें सिखाया जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया, दोस्त दुश्मन की पहचान। ट्रेनिंग होती है बाकायदा? हाँ बिल्कुल। और इस ट्रेनिंग के दौरान ही जो टी सेल्स खतरनाक हो सकते हैं, मतलब जो अपने ही शरीर पर हमला कर सकते हैं, उन्हें पहचान कर खत्म कर दिया जाता है। इसे नेगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो अगर खतरनाक सेल्स को हटा दिया जाता है, फिर ऑटो इम्यून बीमारियां क्यों होती हैं? मतलब दिक्कत कहाँ थी? यही तो पहले थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि ट्रेनिंग के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ लोगों में भी कुछ ऐसे खतरनाक टी सेल्स मिल जाते थे, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ओह। तो शक हुआ कि भाई थाइमस के अलावा भी कोई और कंट्रोल सिस्टम है, कोई और मैकेनिज्म है जो इन बचे खुचे खतरनाक टी सेल्स को काबू में रखता है, शांत रखता है। और यहीं पर सिमोन सगागुची का काम सामने आया, है ना? बिल्कुल सही। उन्होंने चूहों पर कुछ प्रयोग किए थे शायद। बिल्कुल सही। 1995 में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने चूहों से एक खास किस्म के टी सेल्स हटा दिए। इन सेल्स की पहचान CD4+ मार्कर से होती है। CD4+ सेल्स, ठीक है। तो जब ये सेल्स हटाए गए तो नतीजा क्या हुआ कि चूहे गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियों का शिकार हो गए। उनके लिवर, किडनी खराब होने लगे, त्वचा में दिक्कतें आ गईं और वो मरने लगे। अरे बाप रे। लेकिन फिर जब उन्होंने वही CD4+ सेल्स वापस उन चूहों में डाले, तो क्या हुआ? वो ठीक होने लगे। है? तो मतलब इन CD4+ सेल्स में ही वो राज छुपा था? बिल्कुल। इसी से पता चला कि इन CD4+ सेल्स में से ही कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें आज हम रेगुलेटरी टी सेल्स या Tregs कहते हैं। Tregs, रेगुलेटरी टी सेल्स। हाँ, ये एक तरह से इम्यून सिस्टम की पुलिस है, या कह लीजिए शांति सेना। अच्छा, पुलिस। इनका काम है बाकी टी सेल्स यानी सैनिकों को जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने से रोकना, उन्हें अपने शरीर पर हमला करने से रोकना। मतलब एक तरह का चेक एंड बैलेंस, संतुलन बनाए रखना। समझी। तो ये एक तरह के रेगुलेटर या कंट्रोलर सेल्स हो गए। और जो बाकी 2 वैज्ञानिक थे, मैरी ब्रिंको और फ्रेड रम्सल, उन्होंने इसमें क्या जोड़ा? हाँ, वो दोनों एक प्राइवेट कंपनी सेल्टिक साइंस में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कुछ अजीब से चूहे देखे जिन्हें स्कर्फी माइस कहा गया। स्कर्फी माइस? हाँ, मतलब उनकी स्किन रूखी, पपड़ीदार थी। ये चूहे पैदा होने के कुछ ही हफ्तों में मर जाते थे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम खुद ही उनके अंगों पर हमला कर रहा था। ओह, तो उन्होंने जांच की कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्हें इन चूहों के डीएनए में X क्रोमोसोम पर एक खास जीन में गड़बड़ी मिली, एक म्यूटेशन।
इस जीन का नाम है FOXP3। FOXP3। और क्या इसका इंसानों से भी कोई लेना देना निकला? हाँ, यही सबसे दिलचस्प मोड़ था। पता चला कि ठीक यही FOXP3 जीन में खराबी इंसानों में, खासकर लड़कों में होने वाली एक दुर्लभ लेकिन बहुत गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी आईपेक्स सिंड्रोम का भी कारण है। अरे वाह! इससे ये एकदम पक्का हो गया कि FOXP3 जीन ही वो मास्टर स्विच है। यही जीन कुछ टी सेल्स को ऑर्डर देता है कि तुम रेगुलेटरी टी सेल्स यानी Tregs बन जाओ। मास्टर स्विच? हाँ, और अगर ये स्विच खराब हो जाए, मतलब जीन में गड़बड़ी हो, तो Tregs नहीं बनेंगे और फिर इम्यून सिस्टम बेलगाम हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर और ऑटो इम्यून बीमारियां पैदा करेगा। तो मतलब अब हम इम्यून सिस्टम को सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच की तरह नहीं देख सकते कि या तो वो चालू है या बंद। बिल्कुल सही कहा आपने। इस खोज ने हमारी पूरी समझ बदल दी। अब हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत डायनामिक है, बहुत गतिशील। ये लगातार हमले, एक्टिवेशन और शांति, रिस्ट्रेंट के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाए रखता है। और Tregs इस संतुलन के सबसे महत्वपूर्ण रखवाले हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में या इलाज में क्या इससे कोई मदद मिलेगी? हाँ, उम्मीदें तो बहुत जगी हैं, निश्चित रूप से। पहला, ऑटो इम्यून बीमारियों के बेहतर इलाज की संभावना बढ़ी है। हो सकता है भविष्य में Tregs की संख्या या उनकी ताकत बढ़ाकर इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा। दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मदद मिल सकती है। शरीर किसी नए अंग को रिजेक्ट ना करे, इसके लिए शायद इंजीनियर Tregs का इस्तेमाल हो सके। यहाँ तक कि कैंसर के इलाज में भी Tregs की भूमिका पर काफी रिसर्च चल रही है। सुनने में तो ये बहुत भी क्रांतिकारी लग रहा है तो क्रांतिकारी, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि विज्ञान में तरक्की धीरे धीरे होती है। मतलब लैब की खोज को आम इलाज बनने में समय लगता है। हाँ, वो तो है। अभी भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। पर हाँ, ये खोज इम्यून सिस्टम को समझने और उससे जुड़ी बीमारियों से लड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और एक बात और, ये दिखाती है कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें सिर्फ यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, कभी-कभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कर सकती हैं। वाकई ये जानना बहुत दिलचस्प था कि कैसे वैज्ञानिक एक पहेली की कड़ियां धीरे धीरे जोड़ते हैं। और देखिए, विज्ञान जहां जीवन बचाने और बेहतर बनाने की उम्मीद जगाता है, वहीं कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जो जीवन की गुणवत्ता और उसके अंत से जुड़े मुश्किल सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल। चलिए अब ऐसे ही एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हैं, यूथेनेसिया या दया मृत्यु। हाल ही में यूके में एक बिल आया है जिसने इस पर फिर से ध्यान खींचा है। हाँ, यूके में टर्मिनली इल एडल्ट्स बिल पर आजकल काफी बहस चल रही है। ये बिल फिजिशियन असिस्टेड डाइंग का प्रस्ताव रखता है। फिजिशियन असिस्टेड डाइंग मतलब डॉक्टर की मदद से जान देना। पर इसमें डॉक्टर सीधे कुछ करता नहीं है। वो मरीज को जानलेवा दवा उपलब्ध कराएगा जिसे मरीज खुद लेगा अपनी मर्जी से। अच्छा, क्या ये सबके लिए होगा या इसकी कुछ खास शर्तें हैं? नहीं, सबके लिए बिल्कुल नहीं। इसकी बहुत कड़ी शर्तें हैं। ये सिर्फ उन मानसिक रूप से सक्षम वयस्कों के लिए हैं जो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके पास डॉक्टरों के हिसाब से जीने के लिए 6 महीने से भी कम समय बचा है और जो असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं। काफी कड़ी शर्तें हैं। हाँ, और इसके लिए पूरी मेडिकल जांच होगी, सर्टिफिकेशन होगा और एक नेशनल पैनल की निगरानी भी होगी। हालांकि ये बिल अभी यूके में कानून नहीं बना है, अभी इस पर विचार चल रहा है। अच्छा, तो यूथनेशिया यानी दया से मृत्यु, क्या इसके अलग अलग प्रकार होते हैं? मुझे लगता है एक्टिव और पैसिव कुछ होता है। हाँ, मोटे तौर पर 2 प्रकार माने जाते हैं। एक है एक्टिव यूथनेशिया। इसमें डॉक्टर जानबूझकर कोई ऐसा कदम उठाता है, जैसे कोई इंजेक्शन दे दिया, जिससे मरीज की सीधे तौर पर मौत हो जाए। ये भारत में पूरी तरह गैरकानूनी है। ठीक है। दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। इसमें सीधे तौर पर मौत नहीं दी जाती, बल्कि जो जीवन बचाने वाले इलाज या सपोर्ट सिस्टम है, जैसे वेंटिलेटर या खाना देने वाली ट्यूब, उनको हटा लिया जाता है। अच्छा, मतलब सपोर्ट हटा लेना। हाँ, डॉक्टर बस सपोर्ट हटा लेता है। भारत में कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथनेशिया की इजाजत है। तो भारत में इसकी स्थिति क्या है? कानूनी तौर पर क्या व्यवस्था है? देखिए, इसकी कानूनी यात्रा काफी दिलचस्प रही है। असल शुरुआत 2011 के अरुणा शानबाग केस से हुई थी। हाँ, वो केस तो काफी चर्चित था। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में पहली बार पैसिव यूथनेशिया को खास परिस्थितियों में, और वो भी हाई कोर्ट की निगरानी में, मान्यता दी थी। फिर 2018 में एक एनजीओ है कॉमन कॉज, उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार, राइट टू डाई विद डिग्निटी,
ये अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। अच्छा, मरने का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। गरिमा के साथ मरने का अधिकार। और इसी फैसले में लिविंग विल की अवधारणा भी आई। लिविंग विल, ये क्या होता है? लिविंग विल आप समझ लीजिए एक एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब स्वस्थ है, ठीक है, तभी वो पहले से ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वो खुद फैसला लेने लायक ना रहे, जैसे कोमा में चला गया, तो उसके साथ क्या इलाज किया जाए। अच्छा, मतलब वो पहले ही बता दें कि उसे लाइफ सपोर्ट चाहिए या नहीं। बिल्कुल, कि उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लिविंग विल को मान्यता तो दे दी, पर इसे बनवाने और लागू करवाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल रखी थी। 2023 में, पिछले साल, इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया गया है। जैसे अब लिविंग विल को किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बजाय नोटरी से अटेस्ट करवाना काफी है। तो अगर पैसिव यूथेनेशिया कानूनी है, लिविंग विल की अवधारणा भी है, प्रक्रिया थोड़ी आसान भी हुई है, फिर भी सुनने में आता है कि इसे असल में अमल में लाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों है? हाँ, मुश्किल तो है। इसके कई व्यवहारिक कारण हैं। पहला तो ये कि लिविंग विल और पैसिव यूथेनेशिया के बारे में लोगों में जागरूकता ही बहुत कम है, किसी को पता ही नहीं है। हाँ, ये तो है। दूसरा, प्रक्रिया अभी भी काफी उलझी हुई है। दो मेडिकल बोर्ड बनाने पड़ते हैं, फिर उसमें न्यायिक प्रक्रिया भी शामिल होती है। इसमें काफी समय लग जाता है और ये देरी मरीज और परिवार के लिए बहुत पीड़ादायक हो सकती है। तीसरा, कई डॉक्टर भी कानूनी झंझटों से बचने के लिए इसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई केस ना हो जाए। तो फिर असल में होता क्या है ऐसे मामलों में, जब स्थिति ऐसी बन जाती? ज्यादातर मामलों में हकीकत ये है कि फैसले अनौपचारिक रूप से ही ले लिए जाते हैं। डॉक्टर परिवार को मरीज की स्थिति समझाते हैं, अपनी सलाह देते हैं और फिर परिवार की सहमति से लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है। ये सब बिना किसी औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के होता है, जो कि एक आदर्श स्थिति तो नहीं है। यूके और भारत की परिस्थितियों में भी शायद काफी अंतर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा अंतर है। यूके में स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा मजबूत हैं और खासकर पैलिएटिव केयर यानी दर्द और तकलीफ कम करने वाली देखभाल, उसका सिस्टम काफी बेहतर है। और भारत में? भारत में पैलिएटिव केयर अभी भी बहुत सीमित है, हर जगह उपलब्ध नहीं है। साथ ही भारत में एक और चिंता है, वो है इस कानून के दुरुपयोग का खतरा। दुरुपयोग किस तरह का? ऐसी चिंता जताई जाती है कि कहीं परिवार वाले इलाज के बोझ से बचने के लिए बुजुर्गों या दिव्यांगों पर मरने का एक तरह का भावनात्मक दबाव ना डालें, जिसे कुछ लोग ड्यूटी टू डाई का खतरनाक विचार कह रहे हैं। वही तो वाकई चिंता की बात है। तो इस पूरी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या सुझाव है? कुछ सुझाव हैं जिन पर विचार हो सकता है, जैसे लिविंग विल बनाने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए। शायद उसे डिजिटल लॉकर या आधार बायोमेट्रिक से जोड़ा जा सकता है, ताकि वो सुरक्षित भी रहे और आसानी से एक्सेसिबल भी हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, फिर 2 अलग-अलग मेडिकल बोर्ड बनाने की बजाय हर अस्पताल में एक स्थायी एथिक्स कमेटी हो सकती है। एथिक्स कमेटी? उसमें कौन लोग होंगे? उसमें सीनियर डॉक्टर हों, पैलिएटिव केयर के एक्सपर्ट्स हों, शायद कोई बाहरी स्वतंत्र व्यक्ति भी हो। ये कमेटी ऐसे मामलों को जल्दी और संवेदनशीलता से निपटा सकती है। निगरानी के लिए भी कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह शायद इंडिपेंडेंट मेडिकल ऑडिटर जैसी कोई व्यवस्था सोची जा सकती है। और सुरक्षा के लिए क्या उपाय सोचे जा सकते हैं ताकि दुरुपयोग न हो? हाँ, वो बहुत जरूरी है। कुछ सुरक्षा उपाय तो अनिवार्य होने चाहिए, जैसे अंतिम फैसला लेने के बाद कुछ दिनों का, मान लीजिए 7 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड हो, ताकि जल्दबाजी में फैसला ना हो। ठीक है। मरीज और परिवार की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जरूरी हो और ये पक्का किया जाए कि पैसिव यूथेनेशिया पर विचार करने से पहले पैलिएटिव केयर के सारे विकल्प आजमा लिए गए हैं। और सबसे जरूरी है जागरूकता बढ़ाना। डॉक्टरों की ट्रेनिंग हो कि वो ऐसे मुश्किल लाइफ डेथ विकल्पों पर मरीजों और परिवारों से कैसे बात करें और आम लोगों को लिविंग विल और उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिले। ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे समाज में और ज्यादा समझदारी और संवेदनशीलता के साथ बात करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब आज के तीसरे और अंतिम विषय पर आते हैं। ये खबर बेहद चिंताजनक और दुखद है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से खबर आई कि कोल्ड्रीफ नाम का एक कफ सिरप पीने से करीब 12 बच्चों की मौत हो गई। हाँ, ये एक बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाली घटना है। और जब इस सिरप की लैब टेस्टिंग हुई तो जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या मिला उसमें? इसमें डाईथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसे DEG कहते हैं, नाम का एक बेहद जहरीला केमिकल पाया गया। जहरीला केमिकल कफ सिरप में?
कितना था ये केमिकल? मात्रा विश्वसनीय थी, लगभग 48%। 48%? हाँ, जबकि दवाइयों में इस्तेमाल के लिए इसकी जो स्वीकार्य सीमा है वो सिर्फ 0.1% के आसपास होती है। मतलब ये लगभग 480 गुना ज्यादा था। 480 गुना? हे भगवान, ये DEG आखिर है क्या चीज? ये दवा में कैसे पहुंच गया? ये दरअसल एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी फ्रीज में होता है, जो गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने वाला लिक्विड होता है ना, हाँ, या फिर ब्रेक फ्लूइड जैसी चीजों में होता है। ये इंसानी शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, खासकर बच्चों के लिए। ये लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम, इन सबको फेल कर सकता है, जानलेवा है। और ये बच्चों के पीने की दवा में मिला? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? ये पहली बार है? दुर्भाग्य से ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों में गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान में भी भारत में बनी कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें आई थी। उनमें भी DEFG या उससे मिलते जुलते जहरीले केमिकल इथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट का शक था। हाँ, मुझे याद है वो खबरें। तब कुछ हद तक बात स्टोरेज की गड़बड़ी या सप्लाई चेन की खामियों पर डाली गई थी, लेकिन भारत के अंदर भी कई दशक पहले 1986 में 1998 में DEFG मिलावट से मौतें हो चुकी हैं। पर अब ये मौतें भारत में ही हुई हैं, तो बाहरी कारणों का बहाना नहीं चल सकता। तो क्या ये सिर्फ गलती से हुई मिलावट मानी जाए या ये कुछ और है? देखिए, जिस भारी मात्रा में DEG मिला है 48%, उसे देखते हुए ये सिर्फ मामूली चूक या गलती से हुई मिलावट, कंटैमिनेशन का मामला नहीं लगता। तो फिर ये सीधे उत्पादन प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही, मतलब इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस की ओर इशारा करता है। ऐसा लगता है, और जांच इसी दिशा में जा रही है, कि शायद लागत बचाने के चक्कर में दवा में इस्तेमाल होने वाले सुरक्षित सॉल्वेंट्स जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन, उनकी जगह सस्ते और जहरीले इंडस्ट्रियल ग्रेड DEG का इस्तेमाल कर लिया गया। ये तो आपराधिक लापरवाही लगती है। इससे तो हमारे दवा रेगुलेशन सिस्टम पर भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं। कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या ये कंपनी श्रेयसन फार्मा, इसका कभी ठीक से इंस्पेक्शन हुआ था? क्या इसके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर सही थे? ये सिर्फ कथित तौर पर 20 सालों से बाजार में था। तो क्या इसके कच्चे माल या जो तैयार प्रोडक्ट बनता था, उसकी नियमित गुणवत्ता जांच नहीं होती थी? हर बैच की टेस्टिंग क्यों अनिवार्य नहीं थी? सही बात है। और सरकारी प्रतिक्रिया में भी तालमेल की कमी दिखी। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू में मामले को शायद दबाने या कम दिखाने की कोशिश की, जबकि तमिलनाडु की सरकारी लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही देश भर में इसे बैन किया गया। ये देरी क्यों हुई? भारत में दवाओं के रेगुलेशन का सिस्टम कैसा है? क्या उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है? भारत में दवा रेगुलेशन की जिम्मेदारी थोड़ी बटी हुई है। केंद्र सरकार की संस्था है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। और हर राज्य के अपने स्टेट ड्रग कंट्रोलर होते हैं। लाइसेंस देना, इंस्पेक्शन करना, ये ज्यादातर राज्यों के पास है, जबकि नियम कानून बनाने का काम केंद्र का है। अक्सर इनके बीच तालमेल की कमी रहती है, संसाधनों की कमी रहती है, और जवाबदेही भी कई बार स्पष्ट नहीं होती। मतलब कंफ्यूजन रहता है। हाँ, इस बिखरे हुए ढांचे के कारण कई बार गुणवत्ता नियंत्रण में चूक हो जाती है, और फिर ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती है। की मौत हुई, वो तो छोटे बच्चे थे। ये भी व्यवस्था की एक और बड़ी नाकामी को दिखाता है। क्या डॉक्टरों ने इस एडवाइजरी को नजरअंदाज किया, या पेरेंट्स ने बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही फार्मेसी से ये दवा खरीदी और बच्चों को दे दी, जिसे सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। अगर एडवाइजरी थी तो उसे सख्ती से लागू क्यों नहीं करवाया गया? फार्मेसी लेवल पर इसकी बिक्री की निगरानी क्यों नहीं हुई कि ये छोटे बच्चों के लिए न बेची जाए? ये सब बहुत गंभीर सवाल है, जिनकी जांच होनी चाहिए। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हाँ। हम दुनिया भर में सस्ती जेनेरिक दवाएं भेजते हैं। ऐसी घटनाएं तो हमारी पूरी साख को, हमारी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान। ये हमारी प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, और दुनिया भर में हमारे ऊपर जो भरोसा है उसे तोड़ती है। इसे रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने होंगे। जैसे कि क्या किया जा सकता है? पहली बात, हर दवा के कच्चे माल और फाइनल प्रोडक्ट की हर बैच की गुणवत्ता जांच अनिवार्य होनी चाहिए, कोई कोताही नहीं। हर बैच की? हाँ, हर बैच की। दूसरी बात, DEG जैसे खतरनाक पदार्थों के लिए खास निगरानी और रैंडम ऑडिट होने चाहिए। पता चलना चाहिए कि कहीं इनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ठीक है। तीसरी बात, केंद्र और राज्यों के रेगुलेटर्स के बीच जिम्मेदारी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, और उनका तालमेल बेहतर होना चाहिए। एक यूनिफाइड सिस्टम शायद बेहतर हो। और कंपनियों पर? और सबसे जरूरी,
ऐसी आपराधिक लापरवाही करने वाली कंपनियों पर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ना नहीं चाहिए, उन पर आजीवन बैन लगना चाहिए और उनके मालिकों या डायरेक्टरों पर क्रिमिनल केस चलना चाहिए। जब तक सख्त सजा का डर नहीं होगा, ये चीजें रुकेंगी नहीं। बहुत जरूरी है ये। तो आज हमने 3 बहुत अलग लेकिन अपने अपने तरीके से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। नोबेल पुरस्कार वाली खोज हमें दिखाती है कि विज्ञान कैसे जीवन की जटिलताओं को समझकर नई उम्मीदें जगा सकता है। हाँ। वहीं यूथनेशिया का मुद्दा हमें जीवन के अंत से जुड़े नैतिक और कानूनी सवालों पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और कफ सिरप वाला मामला, वो हमें हमारी व्यवस्था की उन खतरनाक कमियों के प्रति आगाह करता है जिनका खामियाजा मासूम जिंदगियों को भुगतना पड़ता है। सही कहा। तो संक्षेप में कहूँ तो इम्यून सिस्टम की हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव, दया मृत्यु पर ज्यादा मानवीय और व्यवहारिक नियमों की जरूरत और दवा सुरक्षा में रेगुलेशन को बेहद सख्त करने की तत्काल आवश्यकता, ये आज की चर्चा के कुछ मुख्य सबक रहे। हाँ, और ये तीनों ही मामले कहीं न कहीं जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदारी के महत्व को ही रेखांकित करते हैं, चाहे वो हमारे अपने शरीर के काम करने का तरीका हो, हमारे कानूनी अधिकार हो या फिर वो उत्पाद हों जिन पर हम अपनी सेहत के लिए भरोसा करते हैं। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए कोई एक विचार छोड़ जाएं? जरूर। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ विज्ञान जीवन को लंबा और बेहतर बनाने के नए नए रास्ते खोज रहा है, नई नई दवाएं, नए इलाज ला रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी बनाई व्यवस्था की खामियां, हमारी लापरवाही, वो कैसे उन्हीं जिंदगियों के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती हैं? क्या वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी और रेगुलेटरी सख्ती का तालमेल बिठाना ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है? इस पर विचार कीजिएगा। बहुत गहरा सवाल है। उम्मीद है आज की ये बातचीत जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक रही होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।